अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सवाल यह है कि साथ मैं हूँ मारिया मेमन। आयशा गुलालाई के इल्ज़ामात की बारिश अभी थमी नहीं थी कि आज एक और आयशा इंसाफ के लिए अपनी झोली उठाकर हमारे सामने आ खड़ी हुई है। केस ज़्यादा पुराना नहीं है लेकिन इतना नया भी नहीं है। 2010 की अगर हम बात करें तो ये आयशा आहद का क्लेम है कि वो हमजा शहबाज की मुबैना बीवी हैं और इससे पहले हमने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी अपने देखा कि जब वो अपना हक मांगने गई हैं तो किस तरह से इंतज़ामिया को इस्तेमाल करते हुए उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। ये केस अभी सब जुडिस है लेकिन आयशा आज दोबारा मीडिया के सामने आई हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से गुलालाई के लिए कमेटी बनाई गई है इस तरह आयशा आहद के लिए भी वज़ीर आज़म साहब एक कमेटी बनाए। कहा क्या आज आयशा आहद ने, पहले ज़रा वो सुन लेते हैं फिर इस गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। मैसेज का कहने दावा करने पे उन्होंने कमेटी, पार्लिमानी कमेटी बना दी और अपने घर की जो बहू थी जो सड़कों पे जिसको औरतों से मरवाया अपनी पार्टी के वर्कर्स से, आज उसके लिए कोई कमेटी नहीं 7 साल में बनी। आयशा ने बात की कि मियां नवाज शरीफ साहब औरतों के हकूक़ की बात करती है। नून लीग ये औरतें तो मुझे जूते मारती हैं, उसकी तस्वीरें आप सबके पास हैं। किन औरतों के हकूक़ की बात करते? वो तो अपने घर की बहू को बहू नहीं माना, उन्होंने थाने में मरवा दिया। उन्होंने किसी औरत की, किसकी इज्जत उनसे बची हुई है? कितने निकाह हैं? मैं सिर्फ एक औरत नहीं हूँ जो आज एक दावा कर रही हूँ। मैं इलेक्शन कमीशन में इंशाल्लाह जा रही हूँ, मियां नवाज शहबाज शरीफ साहब को भी लेके आऊँगी, हमजा साहब को भी, और वहाँ मियां नवाज शरीफ साहब की, बेगम कुलसूम साहबा की भी गवाहियाँ डलवाऊँगी। मैं इसने मुझसे झूठ बोल के शादी की कि मेरी कोई बीवी नहीं। कमेटी और बने और पार्लिमानी कमेटी बने और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो, मेरी भी और हमजा साहब की भी। उसमें मियां शहबाज शरीफ साहब ज़रूर आए, इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका इल्म मियां शहबाज शरीफ साहब को पता है। वैसे ओवरऑल तो बड़े अफसोस की बात है कि ख़वातीन इस तरह से उनको इस्तेमाल करके आगे जो है स्कोर सेटल किए जाएं, क्योंकि हमने देखा कि साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद थी। जाहिर सी बात है आयशा का एक जेन्युइन केस है लेकिन इस तरह साथ बैठने से इसको जो सियासी रंग मिलता है उससे थोड़ा सा जो केस है फिर उसको जो मुखालिफिन है उस पर एतराज़ उठाते। बहरहाल इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ फिरदौस आशिक अवान साहिबा होंगी आपसे कुछ देर बाद। इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट मलिहा हुसैन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इस तरह की सिचुएशन में जब एक खातून को एक ऐसे आदमी से इंसाफ लेना हो जो कि बहुत पावरफुल हो, और ये बड़ी आम मिसालें भी इसकी ज़िंदगी में आपको मिलेंगी, लेकिन और ख़ातून जो है वो उसके मुकाबले में निस्बतन बेबस हो, तो क्या किया जाए? बहुत शुक्रिया मलिया साहिबा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। आयशा आहद का केस बड़ा क्लियर है कि जाहिर सी बात है एक पावरफुल आदमी है, इदारे और इंतज़ामिया वो इस्तेमाल करके प्रेशराइज भी कर रहा होता है। क्या कर सकती है खातून अगर उसके सामने पूरा एक माफिया इस तरह से खड़ा हो? मेरा ख्याल ये तो एक केस की बात है कि एक औरत एक पावरफुल इंसान के सामने जब इस तरह का केस आ जाए तो क्या करे। उसके लिए भी इदारे हैं, कानून है, उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो प्रॉपर फोरम है वहाँ पे आने से पहले मीडिया में ये बात बहुत आ गई। उन्होंने इस तरह से जहाँ और बहुत सी शिकायतें की, ये इस तरह की हरासमेंट की भी एक शिकायत की। अगर सिर्फ हरासमेंट का केस हो तो उसके लिए 2 पाकिस्तान में कवानीन है और उसका फोरम जो है इस वक्त हमारी असम्बलियों में तो अभी तक कंप्लायंस नहीं है उस कानून की, लेकिन मोतसिब डेफिनेटली हैं और उनके पास जाया जा सकता था। और वहाँ पर जो हमारी मोतसिब हैं अभी फेडरल लेवल पे बड़ी असूल पसंद खातून है, अगर उनके पास जो भी केस आता है तो बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल करती हैं, तो वहाँ वो बिल्कुल ले जा सकती थी, कितना भी पावरफुल इंसान क्यों ना हो। बड़े अच्छे से वहाँ पे केसेस हैंडल होते आ रहे हैं पिछले 6 साल से कम से कम। अच्छा मलिया, आपका तो बड़ा एक्सपीरियंस है, जो एविडेंस है उसको गायब कराने में, फिर जो गवाहान हैं उनको चुप कराने में जो ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस केस में मैं इसलिए बड़े वसूख से कह सकती हूँ कि इसकी हमारे सामने वीडियो पे एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरह से इनको खवातीन पब्लिकली मार रही हैं, तो फिर उस सूरत में क्या करें? इदारे फिर उसी एविडेंस पे बेस्ड होंगे ना, जब वो मिलेगी नहीं, उनको चुप करा दिया जाएगा, फिर क्या होगा? पता है ये बात सारी आ जाती है एथिक्स की, कौन क्या करता है या क्या नहीं करता। अगर तो हम कहें कि हम अच्छे मुसलमान हैं, अच्छे इंसान हैं, उससे भी पहले अच्छे पाकिस्तानी हैं, अपने मुल्क को एक तरफ तो हम 70 साल की सेलिब्रेशंस की बात कर रहे हैं, हर तरफ जश्न हो रहे हैं और गाने तैयार हो रहे हैं और प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और अगर हम असल में बैठ के देखें कि पिछले 70 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, हमारे एथिक्स पहले क्या होते थे और आज क्या है। हर इंसान अपने फ़ायदे के लिए
دیکھتا ہے کہ میں کیا ذرائع یا کون سے دفاتر یا کیا میرے ہاتھ میں ہے جس کو میں استعمال کر کے اپنا ذاتی فائدہ لے سکتا ہوں یا لے سکتی ہوں. تو جب تک یہ کرتے رہیں گے، جب تک ہماری سوچ یہ رہے گی کہ مجھے کس طرح سے ان چیزوں سے نکلنا ہے، غلطی کی ہو یا نہ کی ہو، اگر غلطی کی ہو تو سزا مل جانی چاہیے، اور اگر آپ کے پاس پاور ہے تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی بہت ہوتی ہے. تو اس طرح سے پاور کو ابیوز نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی. تھوڑی پاور ہو، زیادہ پاور ہو، اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو ابیوز کرتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے، جو کہ بہت غلط بات ہے. نہ انسانیت اس چیز کی اجازت دیتی ہے، نہ ہمارے مذاہب اس چیز کی اجازت دیتے. نہیں کرنا چاہیے، بری بات ہے. اور بطور خاتون یہ چیز آپ کو پریشان کرتی ہے کہ اس طرح سے خواتین جو منظر عام پہ آ رہی ہے اور پیچھے سے ان کو سیاسی طور پہ بیکنگ دی جا رہی ہے، پھر وہ استعمال ہو رہی ہیں، پھر یہ ایک پریشان کن ٹرینڈ ہے، یہ بالکل ایک دم سے ابھرا ہے؟ یہ تو نہیں، پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، پہلے بھی بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ خواتین کی جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو ایک تو ڈیو امپورٹنس نہیں ملتی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سے مرد پولیٹیشنز نے اپنی پولیٹیکل پارٹیز چھوڑی بھی ہیں، بدلی بھی ہیں، ناراض بھی بہت باتوں پہ ہوئے، لیکن اتنی بات اچھلتی نہیں ہے. ایک خاتون اگر کسی اپنی پولیٹیکل پارٹی سے ناراض ہوتی ہے اور اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے تو بہت سی انہیں شکایتیں تھیں اپنی پارٹی سے یا پارٹی کے لیڈر سے. باقی کے جو ان کی شکایتیں تھیں ان پہ اتنی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، ایک بات کو اٹھا کے ہر کوئی اس پہ بہت بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ملیحہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہی رہیں. فردوس عاشق اوان صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا، ہمارے ساتھ وہ موجود ہے، اور اس پریس کانفرنس میں آج ہمیں پی ٹی آئی بڑے کھلے طریقے سے بالکل سامنے فرنٹ لائن پہ نظر آئی ہے عائشہ احد کے. جی فردوس صاحبہ، بڑا اچھا ہوتا کہ اگر وہ علیحدہ ہی اپنی پریس کانفرنس کر لیتی تو ان کا جو ایشو ہوتا وہ زیادہ فوکس ہوتا. اب چونکہ پی ٹی آئی وغیرہ ساتھ بیٹھ گئے، اس سے لگتا ہے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ، بیسیکلی عائشہ ایک دوست کی حیثیت سے، چونکہ جب سے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ ناانصافی اور ظلم ہوا، تو میں اس کے ساتھ ایک دوست کی حیثیت سے، وومن ایکٹیوسٹ کے طور پہ، سوشل ورکر کے طور پہ اس کے ساتھ ایک مسلسل جدوجہد کا حصہ رہی ہوں اور اس کا حق دلانے کے لیے کوشاں رہی ہوں. تو میں تو چونکہ اپنے حلقے میں تھی تو مجھے عائشہ کی کال آئی تھی کہ چونکہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، پریس کانفرنس کرنا چاہ رہی ہوں، تو آپ میرے ساتھ پہنچے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بعد میں جوائن کیا. لیکن ویسے وہاں پر پی ٹی آئی کی ہمیں اور بے تحاشا خواتین نظر آئیں. آپ نے تو لیٹ جوائن کیا، چلے آپ کی تو پرسنل فرینڈشپ تھی، تو یہ پورا باقاعدہ بطور ایجنڈا پی ٹی آئی جو ہے اس کو فائنلی اڈاپٹ کر رہی ہے؟ کیونکہ ہمیں لگا تمام پی ٹی آئی کی خواتین وہاں پہ تھی لاہور میں. دیکھیں، نہیں، میں نہیں سمجھتی کہ اس میں پھر خان صاحب نے ٹویٹ بھی کر دی فوراً، تو ذرا لگا. ڈاکٹر یاسمین راشد چونکہ لاہور سے الیکشن لڑ رہی ہیں، اور ایک بینگ اے وومن عائشہ نے ان کو بھی امپاور کیا اپنے ساتھ کہ جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، مسائل میں ہوتا ہے، تو وہ پھر ہر جگہ وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میری آواز اسٹرینتھن ہو اور آواز میں دوسری آوازیں یکجا ہوں اور مجھے انصاف ملے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ تاثر غلط ہے کہ پی ٹی آئی عائشہ احد کو کسی سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے. ہم نون لیگ نہیں ہیں، اور نون لیگ کی طرح خواتین کو سیاست میں اپنے ذاتی پوائنٹ سکورنگ کے لیے انگیج نہیں کرتے. اور بینگ اے وومن، چونکہ میں خود ایک پبلک پولیٹکس کرتی ہوں، کانسٹیچوئنسی پولیٹکس کرتی ہوں، تو مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ کتنا مشکل ہے ایک پاکستانی عورت کے لیے اپنے حق کے لیے لڑنا، جدوجہد کرنا، پھر انصاف کے لیے مختلف دروازے کھٹکانا، پھر طاقتور لوگوں کو چیلنج کرنا، پھر ان لوگوں سے انصاف مانگنا جو خود ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، جو خود منصف بھی ہیں، خود جج بھی ہیں، جو ہر جگہ انہوں نے انسٹیٹیوشنز کو مینوپلائز کیا ہوا ہے. تو ایسی صورتحال میں وہ
आयशा अहद की आवाज को स्ट्रेंथन करने के लिए मैं वहाँ अच्छा, गई हूँ फिरदौस आपा, और जाती रहूंगी, ये क्यों बल्कि ना सिर्फ आयशा अहद ये नहीं, क्यों ना समझा जो जाए कि जब आयशा खातून जो विक्टिम बनेंगी इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का, मैं उसके साथ खड़ी नजर ठीक है। अच्छा, ये क्यों ना समझा जाए कि जब आयशा गुलालाई के इल्जामात सामने आए हैं और आप लोगों का ख्याल है कि उसके पीछे नून लीग है, तो स्कोर सेटल करने के लिए आयशा अहद के पीछे पीटीआई ने अपना जो है वजन डाल दिया, ये क्यों ना समझा जाए? क्योंकि ऑप्टिक्स तो यही नजर आ रहे हैं। ये देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आयशा के हवाले से, आयशा गुलालाई के हवाले से जो नून लीग ने चाट मंगनी पटव्या वाला सिलसिला किया कि उन्हीं की एमएनए उठी, उन्होंने रेजोल्यूशन दी और उनके प्राइम मिनिस्टर ने पहली स्पीच जो प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेने के बाद उन्होंने वहाँ कमीशन फॉर्म करने का अंदिया दिया, तो जिसको इमरान खान साहब ने वेलकम भी किया और पीटीआई भी उन तहकीकात को वेलकम करती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इंसाफ यकसा होना चाहिए, वो भी आयशा है और ये भी आयशा है। लेकिन फिरदौस, अगर उस आयशा के लिए फैक्ट फाइंडिंग तो मिशन अदालत में और कमीशन बनना है, तो इस आयशा के लिए भी चल बनना रहा है। है, मुमासलत किस तरह होगी? क्योंकि वो बाकायदा अदारे उधर हरकत में है, अदालत में केस चल रहा है, तो दोनों में मुमासलत आप लोग कैसे देखते हैं कि उस पे भी कमीशन बने? बड़ी बड़ी अहम बात आपने की। देखें, दोनों जगह वहाँ आयशा गुलालाई स्पॉन्सर्ड बाय नून लीग वो ये बात करती हैं कि मेरे साथ वल्गर मैसेज शेयर हुए, वो किसी के साथ फिजिकल मैनिपुलेशन, किसी के साथ मिस हैंडलिंग, कोई डॉक्यूमेंटेशन चीट करके शादी करने का, वर्गलाने का, वो कोई ऐसी बात नहीं करती। तो उसके लिए कौम की बेटी बन जाती है वो, और नून लीग की ऊपर से लेकर नीचे तक जो क़यादत है वो बेताब हो जाती है, बेचैन हो जाती है उसको इंसाफ दिलाने के लिए। तो ये आयशा अहद उसके ख़ानदान की बहू है ना, और वज़ीर आला पंजाब की बहू है, शहबाज शरीफ साहब के बेटे हमजा शहबाज शरीफ की बीवी है, और जो ये कहती है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, जुल्म हुआ, मैं उसकी एक मनकुआ बीवी रही जिसको उसने मिस हैंडल किया, एब्यूज़ किया, अपनी अथॉरिटी से, अपनी गवर्नमेंट की पूरी पावर के साथ मुझे कुचला गया, मुझे थानों में घसीटा गया, मेरे साथ ज्यादतियां हुई। हाँ। तो आप मुझे ये बताएं कि ये केस ज्यादा अग्रेसिव और सीवियर है जो प्रैक्टिकली हैपनिंग्स हुई और ऑन रिकॉर्ड? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रही हैं। वो केस जो के मेरे नज़दीक दोनों केसेस इंतहाई अहम है, दोनों केसेस में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आयशा गुलालाई केस में भी होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, इस केस पे भी होनी चाहिए। पार्लियामेंटेरियन को सुनना है तो इस आयशा का भी सुनना है, और हमजा शहबाज शरीफ भी एक पार्लियामेंटेरियन है। हाँ। उसके भी सादक और अमीन होने का पार्लियामेंट कमीशन के अंदर और उस कमेटी के अंदर पेश होके आयशा अहद को भी एक यकसा मौका मिलना चाहिए। अच्छा, और आयशा अहद की आवाज भी उसी शिद्दत के साथ सुनी जानी चाहिए। गालिबन फिरदौस, आपको मेरी अदारों के अंदर और आवाज नहीं आ रही, हम चाहते हैं कि इनकी आवाज फिक्स कर। और सवाल भी मेरे पास है। मलिया, बस क्विकली मुझे बता दीजिए आगे ऑप्शंस क्या हैं आयशा के पास, क्योंकि केस अदालत में मौजूद है और वो तकरीबन पिछले 6 साल से चल रहा है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में थोड़ा वक्त लगता है मुकदमात का फैसला होने में, तो भी ऑप्शंस क्या है उनके पास? पहली वाली आयशा के पास जी, आयशा अहद के पास, आयशा अहद की बात हो रही है। आयशा अहद के पास जी, उनका कोर्ट में जो केस चल रहा है वो तो चलना चाहिए। वैसे तो हमारे जुडिशल सिस्टम में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स चाहिए, क्योंकि इतने साल जब लग जाते हैं तो इंसाफ उस गरीब को क्या मिलेगा। जल्दी केसेस का फैसला होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कवानीन के हवाले से ही और औरतों को इंसाफ मिलने के हवाले से, जिनके साथ बहुत ज़्यादती हो जाती है, कि पाकिस्तान में जिनसी हरासियत से निपटने के लिए 2 कवानीन हुकूमत ने पास किए थे 2010 में जी। और ये बड़े फ़ख्र की बात है, जहां हम अच्छी चीज़ों को सेलिब्रेट करें पाकिस्तान की, कि इस पूरे रीजन में, साउथ एशिया में, पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने इस मसले को हल करने के लिए 2 कवानीन पास किए। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इशू मलिया ये आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन का। कानून मजबूत होते हैं लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट करने वाली इंतजामिया है ना, वो उस पे सारा मसला होता है। फिरदौस साहिबा, आप दोबारा हमारे साथ जुड़ गई हैं। क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछूंगी, सबूत पूरे मौजूद है आयशा के पास? कंप्लीट करना चाहूंगी, बेशक बाद में करूं। ठीक है मलिया, मैं आपसे क्लोजिंग नोट लूंगी।
सबूत मौजूद है आयशा के पास फिरदौस आपा, क्योंकि अदालतों में वो सबूत पेश नहीं कर पाई। अभी हमजा शहबाज का मैं देख रही थी, वो आ गया है रिस्पांस के, अदालत ने उन्हें झूठा करार दे दिया। तो आपने सबूत तो देख लिया ना सारे, आप लोग अब इस केस को बाकायदा फॉलो अप कर रहे हैं। तो देखिए, हमारी बहन जो वुमेन हरासमेंट बिल के हवाले से बात कर रही है, देखिए यही बात हमारी पहले दिन से है कि आयशा गुल अलई ने जो इल्ज़ामात मीडिया के फोरम पे लगाए और एक स्पेसिफिक मीडिया हाउस को चुना, उधर से प्राइम मिनिस्टर साहब की ओथ टेकिंग चल रही थी, तो उधर आयशा गुल अलई का बोतान तराशी और इल्ज़ाम तराशी चल रही थी उस मखसूस मीडिया हाउस में बैठ के। तो देखना ये है कि वो एक ख़ातून जो दावा करती है कि मुझे सेक्सुअली हरासमेंट हुई और मुझे मिसयूज़ किया गया या मैसेज ऐसे लीडरशिप की तरफ से गए, तो वो उस फोरम पे जाके एफआईआर क्यों नहीं कटवाती? चले वो उनका मसला है ना, उस पे उन्हें बड़ी तनकीद का सामना करना पड़े फिरदौस आपा। तो ऑलरेडी गुल अलई को उस पे तनकीद का सामना करना पड़ा। मैं बात ये कि देखें, मैं आयशा अहद की बात कर रही हूँ, आपने सबूत देख लिया ना। अहद के केस में आयशा ने अपने सारे जो आप देखें कि प्रोसिक्यूशन जो है मारिया हमारे मुल्क के अंदर हुकूमत वक्त जो होती है उसका प्रोसिक्यूटर होता है, वो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की शक्ल में या जिस भी लीगल लेबल के साथ वो अदालत में पेश होता है। तो जिस मुल्क के सूबे के वजीर आला का बेटा जो है उस पे इल्जामात हूँ, तो आप मुझे बताएं कि प्रोसिक्यूशन किस तरह सपोर्ट करेगी आयशा अहद को? और यही वो डायलेमा है, यही वो कंट्राडिक्टरी हमारे रवैये हैं कि हम ताकतवर के लिए कानून और है और बेबस और लाचार के लिए और है। और इंसाफ उसके जितने केसेस अभी तक एफआईआर के ऑर्डर्स हुए हैं कोर्ट से कि ये एफआईआर रजिस्टर हूँ, लेकिन चूंकि वो ताकतवर लोग हैं, चूंकि वो पूरी अथॉरिटी और पावर पंजाब में एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए तो कुछ नहीं हो पाया। पंजाब का कौन सा थाना है जो वजीर आला पंजाब के बेटे खिलाफ एफआईआर दे दे? फेयर इनफ। मुझे इस बहस को समेटना है और अदालतों को अपना रोल प्ले करना है। ठीक है, इस बहस को समेटना। मलिया, आप अपनी बात मुकम्मल करना चाहती थी, फिर मैं ब्रेक की जाने बढ़ूंगी। जी मैं बिल्कुल मुकम्मल करना चाह रही थी। वो ये कि ये जो दो कवानीन की मैं बात कर रही थी, उनमें से एक कानून जो है वो ख़ास तौर से तमाम काम की जगहों पर है, जिसमें हमारी पार्लियामेंट जो है वो भी आ जाती है, हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज भी आ जाती हैं। और उस कानून के तहत हर इदारे में, हर ऐसी जगह पर काम करने की जगह पर एक स्टैंडिंग इंक्वायरी कमेटी बनानी होती है। सही। हम अगर अपनी पार्लियामेंट को नेशनल लेवल पे लें तो सेनेट में और नेशनल असेंबली में स्टाफ के लिए कंप्लायंस हुई हुई है इस कानून की, और दो कमेटियां हैं जहां पर केसेस रिपोर्ट भी होते हैं, हैंडल भी किए जाते हैं। सही। हम बड़ी देर से दरख्वास्त कर रहे हैं अपने सेनेट से और नेशनल असेंबली से और तमाम प्रोविंशियल असेंबलीज से कि जो पार्लियामेंट में ख़वातीन बैठी हैं और इवन मर्द भी, क्योंकि ये कानून मर्दों औरतों दोनों को एक ही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर आप वहाँ भी प्रोविंशियल असेंबलीज में, नेशनल असेंबली में, सेनेट में एक एक स्टैंडिंग इंक्वायरी कमेटी बना लें ताकि किसी को भी कम से कम जिनसी हरासियत की अगर शिकायत इस पूरे मामले में तो अगर आप ये कह रही हैं कि आगे फोरम होना चाहिए, आगे चलने का रास्ता ये है कि इन वाकयात से सीखें और आगे इस तरह अपना उनकी रोकथाम के लिए अपने जो हाउस के अंदर अपना ऑर्डर ठीक करें। हमने कोशिश की थी आयशा अहद से हम बात कर सके, लेकिन अभी वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है टॉक शोज के अंदर आने के लिए। ब्रेक पर जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है कि पीटीआई के जो लोग हैं वो अपनी ही हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और पीएमएनएल कह रही है कि हम जब चाहेंगे हुकूमत उल्टा सकते हैं। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पनामा केस में एक तरह से सियासी और लीगली फतह हासिल करने के बाद हमारा ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद मजबूत होकर उभरेगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए मुश्किलात बज़ाहिर ज़्यादा होंगी, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ मुख्तलिफ इसलिए लग रहा है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो लोग हैं वो अपनी ही हुकूमत के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तमाम मामला है क्या, वहाँ पे मौजूद तमाम स्टेक होल्डर्स को हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। नादिया शेर खान एडवाइज़र है सीएम केपीके की,
MPA भी हैं, PTI से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देने के लिए सेनेटर हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, JUIF की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अनीसा ज़ेब साहिबा MPA हैं, कौमी वतन पार्टी की, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल नादिया आपकी जानिब भी आएगा। ये बार बार जो भी पार्टी छोड़ रहा है वो कह रहा है कि जी करप्शन बहुत ज़्यादा है KPK में, और आपके अपने वज़रा वहाँ पे नाराज़ हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हम सुन रहे हैं, क्या हो रहा है KPK में? देखें जी, ये एज यूजुअल जो बंदा ठीक काम करना चाह रहा होता है उसके साथ यही लोग इसी तरह की हरकतें करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने तो सियासत को एक कारोबार बना लिया है। ना वहाँ पे कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रही है, ना वहाँ पे कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, और हम लोग सिस्टम को ठीक करने के लिए आए हैं। जो लोगों को हमने प्रॉमिस किया था उस चीज़ पर हम काम कर रहे हैं। और किन लोगों की बात हो रही है जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, जैसे आप स्पेसिफिकली किस बंदे की बात कर रहे हैं? अभी गुलालाई साहिबा ने कहा कि मैंने खान साहब के सामने सबूत रखे। उन्होंने कहा नहीं, परवेज खटक साहब की जात के ऊपर बजाते खुद ज्यादा एलिगेशंस लग रहे होते हैं कि जो ठेके हैं वो मनपसंद लोगों को दिए जा रहे हैं। ये आपके वहां पे बड़े खुलेआम लोग, आपकी अपनी पार्टी के लोग नाला है। देखें जी, नैब तो वफाकी हुकूमत के अंडर है, नैब को केस दे देना, क्यों नहीं केस देते हैं? बात यह सारी कि आयशा गुलाले का जो भी कॉन्स्पिरेसी है वो खुद ही एक्सपोज हो जाएगी, और हो रही है। तो इसमें कोई चीज रह नहीं गई बोलने के लिए, और उस टॉपिक पे बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कौम का टाइम ही जाया होता है इस तरह की फजूल बात पे डिस्कस करना। इसीलिए मैं उनके दूसरे एलिगेशंस पे बात ही नहीं करी। मेरे नजदीक करप्शन के मामला जरा ज्यादा संगीन एलिगेशंस थे। ठीक है, आपका कहना है कि जी ये आपको एक साजिश दिखाई दे रही है, ऐसा कोई मामला नहीं है। चलें बाकियों से पूछ लेते हैं। अनीसा ज़ेब साहिबा, आप लोगों का रिसेंटली इत्तेहाद जो है वो अलहदा हुए हैं आप लोग, क्या वाकई PTI के अंदर कोई मसाइल नहीं है? ऑपोजिशन में कोई राब्ते नहीं हो रहे कोई ब्लॉक बनाने के लिए? क्योंकि खबरें वहां से ऐसी आ रही हैं, लेकिन नादिया साहिबा कह रही नहीं, ऐसा कुछ इशू है नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नादिया, आपने इस अहम मौजू पे मुझे टाइम दिया। बात यह है कि आपका जो बुनियादी तौर पे टॉपिक है वो बेसिकली तहरीक इंसाफ के अरकान के हवाले से, या जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की कितनी मजबूती है, या PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। आई एम नॉट इन अ पोजीशन कि मैं इसमें नहीं हूँ कि मैं इस पे कमेंट करूँ। नहीं, सवाल मेरा आपसे ये है कि वहां पर जो कहा जा रहा है इन हाउस चेंज लाने के लिए जोड़ तोड़ की जाएगी, नून लीग भी कहती है, ये भी इस मेरे सवाल को चले इस एंगल से आप ले लीजिए। देखिए, कौमी वतन पार्टी जो है अभी हाल ही में अपने असूल की बुनियाद पर हटी है, क्योंकि कौमी वतन पार्टी के हवाले से हम लोग एक मरतबा यानी कोई गुज़श्ता कोई पहले 5 महीने की, जब 2013 में गवर्नमेंट आई थी तो 5 महीने हम इकट्ठे रहे, और फिर इन्होंने कुछ इल्जामात लगा दिए मिनिस्टर्स पर, और जिसकी वजह से हम अलहदा हो गए। अक्टूबर 2015 में हमें PTI ने दोबारा इनवाइट किया, और उन्होंने कहा कि हम ये जो भी है वो तलखियां भूल जाएं, और फिर बाद में उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी ये बात की कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हमारा बुनियादी तौर पे हम जिस चीज के लिए इकट्ठे हुए थे और हमने एक मखलूत हुकूमत बनाई थी, वो सूबे के में अमन और वहाँ पे अवाम के लिए खुशहाली और तरक्की, ये हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव थे, और हम उसकी बुनियाद पर इकट्ठे हुए थे। हमने कोलिशन में इस दफा जब दूसरी दफा हम एंटर हुए तो हमने बाकायदा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपस में एक मुफाहमती यादाश्त पे दस्तखत किए, इसमें सेंट्रल और प्रोविंशियल लीडर बशमूल चीफ मिनिस्टर साहब सब ने किया था। उस मायदे के तहत अगर कोई फ्रिक्शन या कुछ गिला शिकवा एक पार्टी को था भी तो उसके लिए फोरम बनाए गए थे 2, और उन पर ये डिस्कस होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी भी ऐसा नहीं हुआ, उनको ना इस्तेमाल किया गया। और हमें तो एक वन फाइन डे अचानक पता लगा कि सूबाई जो वजीर इत्तलात है उन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि चूंकि पानामा इशू पे कौमी वतन पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया, हमने उनको अलहदा कर रहे हैं, हम उनसे इत्तेहाद तोड़ रहे हैं। सो अब बुनियादी तौर पे ये तो आप मीडिया और हिस्टोरियंस देखेंगे कि क्या ऐसा हुआ है। हमारे पास एक रेजोल्यूशन आया, हमने वो इनमें साथ दिया। सिर्फ एक पॉइंट हमने कहा था कि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उसके फैसले का इंतजार करना चाहिए, बजाय इसके कि आप इस्तीफों के मुतालबे करें। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा उस पर अमल दरामद होना चाहिए, और यही हुआ। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, हमने, हमारी पार्टी ने, बाकायदा चेयरमैन ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको खुशामदीद किया और ये कहा कि अब इसको आगे चलना चाहिए और अब इश्यूज को ऊपर बात होनी चाहिए। ठीक है, सही है। जहाँ तक इंटरनल मामला है, मैं अपना पॉइंट क्लियर करूं,
इनकी रिफ्ट हैं, बहुत सी हैं। अगर नादिया उसको नहीं बताना चाहती तो प्रेस में तो ये तमाम है। आज भी इनके एक एमपीए बड़े इंपॉर्टेंट नौशहरा के एमपीए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जहां तक बात ये है इल्जामात चीफ मिनिस्टर पे, तो मैं यहाँ पे ये क्लियर करूं, चाहे अब इस वक्त हम हुकूमत में हैं या नहीं हैं, ये इल्जामात जो हैं वो गलत हैं। अच्छा, उन पर ये जो इल्जामात स्पेशली उन्होंने कहा कि मैं मिनरल की मिनिस्टर रही हूँ, ये कोई ऐसा इल्जाम नहीं है। ना हुई वो तंगी क्रोमाइट में उनका कोई केस है, ना उन्होंने कोई लीजेस दी हैं। दिस इज ऑल रॉन्ग। और इस तरह की जो एलिगेशंस हैं उसके लिए तो फोरम मौजूद है। ठीक है, आप समझती है कि ये सियासी इल्जामात है। फेयर इनफ, ठीक है, आपका नुक्ता आ गया। जी हमदुल्ला साहब, आप ये तमाम गुफ्तगू सुन रहे हैं। केपीके के सीएम के ऊपर जो इल्जामात उनकी अपनी ही जमात की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जिसको डिनाई कर रही है नादिया साहिबा, लेकिन फिर भी नाराज हैं उनके अपने अराकीन, ऐसा है या ये खाली हमें लग रहा है छोटे मोटे मसाइल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया भी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो केपीके की हुकूमत है, अक्सरियत वहाँ पीटीआई की है, और पीटीआई ने एक नारा लगाया जो एक जज्बाती नारा है, तब्दीली, और कहा गया कि इस तब्दीली की पुष्ट पर एक नज़रिया है। उसमें बुनियादी चीज़ें ये थी कि करप्शन नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले जो हुकूमत थी उस पर इल्ज़ाम यह था कि वो करप्ट हुकूमत थी। और तालीमी इस्लाहात की बात की गई, हेल्थ में इस्लाहात की बात की गई, करप्शन के ख़िलाफ़ एक आज़ाद एहतसाबी कमीशन बनाने के दावे किए गए। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाए, आज सूरत हाल आपके सामने। मैं अपने तरफ से बात नहीं करूँगा जी। हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के कैसर साहब है, जस्टिस, सिटिंग जस्टिस है, वो ख़ुद कहते हैं कि केपीके में तालीमी इस्लाहात सिर्फ कागज़ों में है और ज़मीनी हक़ाइक़ उसके बरक्स है। बच्चे अस्मा तले बैठे हैं, पीने के लिए पानी स्कूलों में नहीं है, बच्चे घर से लेके आते हैं, वहाँ वॉशरूम भी नहीं है बच्चों के लिए। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये पेशावर हाई कोर्ट के सिटिंग जज है, जस्टिस है कैसर साहब, वो कहते हैं। दूसरी बात, ये एक तब्दीली की मिसाल है। दूसरी तब्दीली ये है नए खैबर पख्तूनख्वा और नए पाकिस्तान की, कि लेडी रीडिंग हस्पताल पेशावर का एक अहम हस्पताल है और हेल्थ बुनियादी मसला है इंसानियत की। वहाँ जो बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, उसका जो सरबराह बनाया गया है वो नौशेरवान है, इमरान खान का अपना कज़न है। ये है अकरबा परवरी और रिश्तेदारी। वो आता है अमेरिका से या कनाडा से, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में। उसके तमाम अखराजात लेडी रीडिंग अस्पताल की जो गवर्निंग बोर्ड है वो करते हैं, बोझ बर्दाश्त करते हैं। आ जाए यहाँ फिर करप्शन के हवाले से, एहतसाब का कमीशन बना। जनरल हामिद की इंटरव्यू आपके रिकॉर्ड पर मौजूद है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि 115 मेगा करप्शन के केसेस है, जिसमें 97 पीटीआई के खिलाफ है, जिसमें परवेज खटक भी शामिल है। तो लिहाजा ये तीसरी तब्दीली। चौथी तब्दीली ये है कि ऑन द फ्लोर जियाउल्लाह अफरीदी वज़रा ऑन द फ्लोर अपने वज़ीर आला के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं कि वो करप्शन कर रहे हैं। लेकिन हाफिज साहब बड़े अपने वज़रा, अपने एमपीएस वो इल्जामात लगा रहे हैं अपने परवेज खटक के खिलाफ। आप खुद अंदाजा लगाए कि ये कौन सी तब्दीली है। मैं आपको अपने वज़रा, अपने एमएनए, अपने एमपीएस वो इल्जामात लगा रहे हैं परवेज खटक के खिलाफ, सूबाई हुकूमत के खिलाफ। मुझे बताया पाकिस्तान की 4 सूबों में, एक सूबे में मुझे बताया कि एक वजीर अपने वजीर आला के खिलाफ इल्जामात लगा रहे हो ऑन द फ्लोर। मुझे लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सूबों में, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सूबों में करप्शन नहीं हो रही। ये कोई पैमाना नहीं कि बाकी सूबों में करप्शन नहीं हो रही है। ठीक है, साहिबा की पार्टी को आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले तो नैब को भेज देना। आप लोग तो वफाकी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, क्या बार बार गलत बयानी कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के फिर निकाल दी गई है। लिहाजा ये अगर तब्दीली है तो इस किस्म की तब्दीली पाकिस्तानी कौम नहीं चाहते हैं।
अगर ये नया पाकिस्तान है, इस किस्म का नया पाकिस्तान कौम नहीं चाहता है, वही पुराने पाकिस्तान को हम चले यहाँ मुझे एक ब्रेक करते हैं। लेनी है। ये नया पाकिस्तान कौम नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि हम हुकूमत गिराना चाहें तो गिरा सकते हैं, क्या ऐसा कोई इनका इरादा है? और फिर नादिया आपने जो जवाब भी देने वो ब्रेक के बाद मैं पहले आपको मौका दूंगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वक्त कम, मुकाबला सख्त। अनीसा साहिबा, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी हाफिज साहब की बातों को। नहीं, मेरा सिर्फ एक पॉइंट है। हाफिज साहब जो बातें कर रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल उनका नुक्ता नजर है, मैं इसमें नहीं बोलना चाहती, क्योंकि ये इतने दहाइयों का मसला है, वो एक 5 साल हुकूमत में नहीं तय हो सकता। फिर भी जो एफर्ट्स किए, मैं अपनी बात कर रही हूँ, कौमी वतन पार्टी अपोजिशन के फ्लोर पे अवाम के लिए, हकूक के लिए तो जदोजहद करेगी। मेरा सिर्फ एक नुक्ता है जो मैं नादिया से भी करना चाहूंगी और अवाम से भी, कि यहाँ पे अभी कल वजीर आला साहब का एक बयान आया कि हमारे पास जो है वो आधी अपोजिशन हमारे साथ है। तो मैं ये समझती हूँ कि पीटीआई तो एक गुड गवर्नेंस की मिसाल के तौर पे आना चाहिए था। क्या वजीर आला साहब हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं कि वो अपोजिशन के मेंबरान को ले लेंगे? मेरा ख्याल है चीफ एग्जीक्यूटिव को इस तरह बातें नहीं ये अच्छा सवाल है जी, नादिया से इसका जवाब ले ले, चूंकि वक्त बहुत मुख्तसर है। जी नादिया। देखें जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो इन्होंने बात की डॉक्टर नौशरवान साहब की, हाफिज साहब ने, he is one of the best doctors जी, and a very well known person. नंबर 1, वो खुद आते हैं अपने खर्चे पे हमारे सूबे के लोगों को एक बेहतर सिस्टम देने के लिए, और ना ही केपीके की गवर्नमेंट के कोई मनी इसमें इन्वॉल्व है, ना कोई ऐसा मामला है। सही। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों की इन्होंने बात की कि वो लोग हैं और वो आके जी ये बातें कर रहे हैं, तो आप उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस पहले चेक कर लें, फिर बात करें। और तीसरी बात ये कि इंटरनेशनल इदारे हमारे एजुकेशन सिस्टम को अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस कर रहे हैं, और ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग गवर्नमेंट हमारी है, लेकिन ये लोग भी तो केपीके के हैं। इनको खुश होना चाहिए कि हम लोग एक्चुअली लोगों को काम करके दे रहे हैं और बेहतरी की तरफ जा रही है सूबा। ठीक है। इसमें तो वही बंदा परेशान है जो कि करप्शन नहीं कर सकता। आखिरी बात का दे दे, फिर मुझे जवाब, फिर मुझे आगे बढ़ना है, वक्त बहुत मेरे पास कम है। कि ये हॉर्स ट्रेडिंग मतलब ये क्या मतलब हुआ कि मेरे पास आधी ऑपोजिशन है? ये क्या हॉर्स ट्रेडिंग की जी बात नहीं हो रही, मैं आपको बता रही हूँ। हॉर्स ट्रेडिंग की कोई बात नहीं की उन्होंने, ये बात बिल्कुल भी नहीं की कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। हमारा मतलब ये है कि वी आर बेसिकली वर्किंग कि हम सिस्टम को ठीक करें। सही। हम लोगों ने जिन लोगों ने अपनी सीटें जीती उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। ये बात नहीं है कि उनको हम कॉर्नर कर दें, हम कोई नून लीग बादशाह की गवर्नमेंट नहीं है। यानी आप चाह रहे हैं कि डिस्टेबलाइज ना हो, ये तरमीम के बाद नहीं, डिस्टेबलाइज की बात नहीं है। अच्छा, वक्त मेरे पास बहुत मुख्तसर है, आई एम सो सॉरी, इसके लिए मैं जो दोबारा को नशिस्त रखनी पड़ेगी। हाफिज साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगी, क्या कोई इरादा है आप लोगों का, जैसे मौलाना साहब ने कहा कि हम चाहें और हम सोच रहे हैं इन खतूत पे कि शायद हमें बदलना पड़े वहाँ पे निज़ाम, कोई पीटीआई की गवर्नमेंट में कोई है? आप देख सकते हैं ये। जी मौलाना साहब, हाफिज साहब। देखिए, मारियाबी भी बात ये है, हमारे पीटीआई की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में खुद गिरेगी। पीटीआई की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में खुद गिरेगी। जेयूआई की या PMLN की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके अपने एमपीज केपीके में परवेज खटक पर अदम एतमाद कर चुके हैं। वही काफी है पीटीआई की हुकूमत की गिराने के लिए। PMLN की कोई जरूरत ही नहीं है। लिहाजा जब मौका आएगा तो सबसे पहले पीटीआई के अपने MP उन पर अदम एतमाद का इजहार करेंगे। जैसा ही मौका आएगा तो सबसे अव्वल का किरदार पीटीआई खुद अदा करेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि पीटीआई की जो हुकूमत है बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। और आपको मैं ये बता दूं कि बजट से पहले, अभी बजट से पहले ये रिपोर्ट है कि 46% बजट इसका लैप्स हो चुका है। अच्छा। जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा वजारत तालीम का है, इसके बाद लेबर और ट्रांसपोर्ट का है। आप खुद अंदाजा लगाए ये कौन सी हुकूमत है। चले, वक्त बहुत चुके कम है, ये बहुत वसी टॉपिक है, यहाँ पे मुझे खुदाफिज कहना पड़ेगा। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिए, खुदाफिज। ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor.
Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.